Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल. As you know, हम आपके साथ घटना चक्र की एक सीरीज लेकर आए थे और इस सीरीज में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रेगुलर स्टडी करते रहते हैं, लेकिन अगर हम अपनी प्रिपरेशन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू चेक नहीं करते तो हमें उसका इतना फ़ायदा नहीं मिलता। जो भी हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं उन्हें क्लियर करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प लेनी होती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिलता है। इसलिए हम चैप्टर वाइज आपके लिए प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाए थे घटना चक्र की सीरीज़ के माध्यम से। इस पे हम पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट के चैप्टर के साथ। चैप्टर नंबर 13 फंडामेंटल राइट। इस चैप्टर में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 55 तक हम कर चुके हैं। इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स को के आगे के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स को हम इसमें डीपली पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस फंडामेंटल राइट्स में कौन सा अधिकार हमें दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की हमारी इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, क्योंकि इस सीरीज़ में हम 55 क्वेश्चंस को पहले कर चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज के हमारे इस वीडियो में पार्ट 3 में 56 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। ये एजर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें एजर्शन में बोला गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यहाँ पर एजर्शन में हमें बोला गया है कि हर स्टेट 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को फ्री एजुकेशन देगा। रीज़न, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। रीज़न में बोला गया है कि एक प्रजातांत्रिक जो समाज है उसमें जो हमारा शिक्षा का अधिकार है वह मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए नहीं, यानी कि अगर आपको विकास के डेवलपमेंट का जो हमारा राइट है उसकी व्याख्या के लिए शिक्षा का अधिकार बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप विकास के अधिकार की व्याख्या करते हैं तो उसके अंदर आपको शिक्षा के अधिकार की बात कहना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें बोला गया है कि एजर्शन और रीज़न दोनों सही हैं और जो हमारी एजर्शन है वह सही जस्टिफाई करता है रीज़न को भी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में, जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आर्टिकल 21 ए के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार भी है। जो हमारा राइट टू एजुकेशन है यह हमारा फंडामेंटल राइट और ह्यूमन राइट दोनों हैं। एक प्रजातांत्रिक समाज जैसा कि भारत है, प्रजातांत्रिक समाज में यह मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। यानी कि अगर आप मानव अधिकारों के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या करते हैं तो आपको शिक्षा के अधिकार की बात करना जरूरी होगा, ये अनिवार्य है। व्यक्तित्व के विकास के लिए भी शिक्षा अनिवार्य है, यानी कि इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए भी जो हमारी शिक्षा है वह अनिवार्य होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि भारत के संविधान में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है तो उनमें से जो स्टेटमेंट दी गई हैं उससे रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, मानव देह का व्यापार
और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध, यानी कि जो हमारा मानव ह्यूमन का देह का व्यापार होता है और जो बंधुआ मजदूरी होती है उनको ख़त्म करना निषेध। सेकंड, अस्पृश्यता का उन्मूलन, जो छुआछूत होती है उसको समाप्त करना। थर्ड, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, जो हमारे स्टेट्स में माइनॉरिटीज़ में होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्शन देना। फोर्थ, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, जो कारखाने वगैरह होते हैं उनमें बच्चों को काम ना करने दिए जाना। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी, इसमें फर्स्ट और जो फोर्थ स्टेटमेंट दी गई है वो सही है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वह गलत है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव के देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध किया गया है और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का भी निषेध है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। चलिए आगे देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन को। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उसमें आर्टिकल 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्सर्म प्रतिषेध किया गया है। जो मानव का दुर्व्यापार होता है और बलात्सर्म, इन्हें प्रतिषेध किया गया है, निषेध किया गया है। तथा अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। इसलिए हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट और फोर्थ सही है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। स्टेटमेंट फर्स्ट और फोर्थ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि अभी आपने लास्ट 2 क्वेश्चंस देखे हैं, 55, 56 और 57। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि शोषण के विरुद्ध जो हमारा फंडामेंटल राइट है वह कौन से आर्टिकल से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा जो बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार है वह कौन सा आर्टिकल है, वह आर्टिकल है 24 आर्टिकल। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में भी नहीं लगाया जाएगा। जो 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे होते हैं उन्हें किसी भी कारखानों में या खानों में काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा और कोई भी ऐसा काम जिससे उस बच्चे को संकट हो, ऐसा कोई भी काम उससे नहीं करवाया जाएगा जब तक कि उसकी वर्ष 14 वर्ष की नहीं हो जाती। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें बच्चों को कारखानों में जाने के लिए प्रतिषेध लगाया गया है, यानी कि रोक लगाई गई है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, आर्टिकल 24 में कारखानों में बच्चों के नियोजन के लिए प्रतिषेध लगाया गया है। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, ऐसी बात आर्टिकल 24 में बताई गई है। इसके क्वेश्चन नंबर 60, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो फंडामेंटल राइट है वह कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो डायरेक्ट बच्चों से रिलेटेड है। तो आप जैसा कि आप सभी को पता है, आर्टिकल 24 बच्चों के कारखानों में काम करने से निषेध करता है, इसलिए आर्टिकल 24 बच्चों के लिए एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित आर्टिकल है, आर्टिकल 24।
जिसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं इन्हें भी किसी भी ऐसे काम में नहीं लगाया जा सकता जिससे इनके जीवन को संकट हो और इनकी ग्रोथ में कोई बाधा आए। ऐसे किसी भी काम में इन बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 61, ICCPR जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इसमें पूछा गया है कि किस आर्टिकल के थ्रू ICCPR के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है बाल अधिकारों से जो रिलेटेड आर्टिकल है वह है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 के द्वारा ICCPR के द्वारा जो हमारे बाल अधिकार हैं, बच्चों का जो राइट है उसे सुरक्षित किया गया है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ICCPR यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट के अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी बाल अधिकार का संरक्षण किया गया है। संविधान का आर्टिकल 24 और ICCPR का आर्टिकल 24 दोनों बाल अधिकार के संरक्षण के बारे में बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें दोष सिद्धि के संबंध में जो व्यक्ति हैं उन्हें दोहरे दंड और स्वयं अभिशंसन यानी कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा ना देना और खुद के खिलाफ कुछ ना कहने के बारे में संरक्षण प्रदान किया गया है। कोई व्यक्ति है जिसे कोई भी अपराधी उसके अपराध के लिए उसे 1 बार से ज़्यादा दंड नहीं दिया जा सकता और किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस बात के संरक्षण किस आर्टिकल में दिया गया है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड और स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान किया गया है, प्रोटेक्शन दी गई है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आर्टिकल 20 क्लोज 2 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 बार से अधिक अभिनियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता है, यानी कि एक अपराध के लिए 1 ही बार दंड दिया जाएगा, उसे बार बार दंड नहीं दिया जा सकता। और आर्टिकल 20 पार्ट 3 के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 के अंडर में दी गई है, आर्टिकल 20 पार्ट 2 और आर्टिकल 20 पार्ट 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ये बताया गया है कि किसी भी अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो ये बात आर्टिकल 20 पार्ट 3 आर्टिकल 20 क्लोज 3 में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 64, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 बार से अधिक अभिनियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 बार से अधिक अभिनियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यह किस आर्टिकल के अंडर में प्रोटेक्शन दी गई है? तो जैसा कि अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, आर्टिकल 21। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, आर्टिकल 20 क्लोज 3 में ये बात बोली गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 बार से ज़्यादा दंड नहीं दिया जाएगा।
किसी भी अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार दंड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 65। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बंदी बनाए हुए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्टिकल 22। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन दी जाती है बंदी यानी कि बंदी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा इस आर्टिकल में की जाती है, आर्टिकल 22 में। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात कही गई है। संविधान का जो आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में, कुछ ऐसी कंडीशंस में गिरफ्तारी और निरोध से प्रोटेक्शन की बात कही गई है। इस आर्टिकल के खंड 1 यानी कि आर्टिकल 21 क्लोज 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो कि गिरफ्तार किया जा चुका है, ऐसी गिरफ्तारों के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा के निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसे गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 22 क्लोज 1 में बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसे गिरफ्तारी का कारण भी बताया जाना चाहिए और उसे अपनी मर्जी के जो भी विधि व्यवसायी है यानी कि अपनी मर्जी का लॉयर से बात करने के लिए उसके सजेशन लेने के अधिकार से भी वंचित नहीं किया जा सकता है। ये बात आर्टिकल 22 क्लोज 1 में बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 66। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम है उसके अंतर्गत किसी एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए भी बंदी बनाया जा सकता है। तो यह कितने महीने के लिए बंदी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप जैसे देखते हैं कि ऑप्शन बी करेक्ट है। 3 महीने के लिए आप बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए भी 3 महीने के लिए बंदी बना सकते हैं। और ऐसा हमारे शक के आधार पर किया जाता है। जब किसी व्यक्ति पर सरकार को या कानून को शक हो कि यह व्यक्ति किसी भी पर्टिकुलर ओकेज़न पर या पर्टिकुलर प्लेस पर, जैसे कि कोई ऐसी अनह्यूमन एक्टिविटी करने वाला है, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है या कुछ भी ऐसा अनह्यूमन एक्टिविटी करने वाला है, तो शक के आधार पर उस व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है 3 महीने के लिए। तो चलिए आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए भी 3 महीने के लिए बंदी बनाया जा सकता है। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए बंदी बनाया जा सकता है। आर्टिकल 22 क्लोज 4 के अनुसार यदि निरोध 3 जो बंदीकरण है, गिरफ्तारी है, अगर वह 3 महीने से ज़्यादा के लिए हो जाती है, अगर आपने किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा के लिए गिरफ्तार कर लिया है तो जो ये केस है यह एडवाइजरी बोर्ड के पास चला जाएगा। और इस केस में अगर एडवाइजरी बोर्ड ये बोलते हैं कि जो आपकी गिरफ्तारी का जो बेस है वह अगर पर्याप्त है तो आप इस गिरफ्तारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर उन्होंने कहा कि ये पर्याप्त नहीं है जो आपने बेस बताया है तो उसे गिरफ्तारी को समाप्त कर दिया जा सकता है। अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम के अंतर्गत तो आपको एडवाइजरी बोर्ड की सलाह लेनी होती है इस केस में। चलिए इसके आगे के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत, जैसा भी आपने ऊपर पढ़ा था, बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी भी व्यक्ति को
3 महीने के लिए, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, 3 महीने के लिए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत के निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बगैर न्यायिक बोर्ड के प्रतिवेदन के, मतलब आप जो हमारी एडवाइजरी बोर्ड है उसके बिना प्रतिवेदन के 3 महीने तक गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 3 महीने से ज़्यादा गिरफ्तार किया तो आपको एडवाइजरी बोर्ड की एडवाइस लेनी होती है। वह बताता है कि जो आपने जिस बेस पर आपने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वह बेस अगर सही है तो आप गिरफ्तारी बढ़ा सकते हैं, जारी रख सकते हैं, और अगर गलत है तो आपको उसे छोड़ना होगा तुरंत ही। तो चलिए आगे देखते हैं। बगैर न्यायिक सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन के अधिकतम 3 माह तक संविधान के अनुच्छेद 22 क्लोज 4 के अनुसार बंदी बनाकर रखा जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 22 क्लोज 7 के तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत निर्धारित मामलों तथा निर्धारित अधिकतम अवधि के संदर्भ में यह बात लागू नहीं होती है। जो आर्टिकल 22 क्लोज 7 में पार्लियामेंट के तहत को एक विधि कानून बनाया गया है, उसमें कुछ निर्धारित मामले और निर्धारित समय अवधि बताई गई है, उसके संदर्भ में ये बात लागू नहीं होती है। ये 3 महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात लागू उसमें नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 68 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से 28 में, उसके अंदर कितने प्रकार की धर्म के बारे में स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। फर्स्ट, धर्म प्रचार करने का अधिकार। सेकंड, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। थर्ड, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। फोर्थ, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये 4 स्टेटमेंट दी गई हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, हमें सही उत्तर इनमें से बताना है। तो आपको 4 स्टेटमेंट तो पढ़कर पता चल गया होगा ये नेगेटिव बात कर रहा है, तो ऐसे अधिकार के बारे में संविधान में नहीं बताया गया है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। किसी भी धार्मिक निकाय को किसी भी व्यक्ति का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से धर्म का परिवर्तन कर सकता है। लेकिन कोई धार्मिक निकाय जबरदस्ती ऐसा धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता, ये दंडनीय अपराध है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो बोली गई है इसमें सही है। आर्टिकल 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में दिया गया है, जिसमें धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने और रखने का अधिकार दिया गया है, और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के अंतर्गत धर्म प्रचार करने का अधिकार और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार आर्टिकल 25 में दिया गया है, तथा सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार आर्टिकल 25 क्लोज 1 का स्पष्टीकरण है शामिल है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है। जो धार्मिक निकायों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार है यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग बनाया गया है। यहाँ पर आपको धार्मिक स्वतंत्रता के नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि यह किस आर्टिकल के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल 25 करेक्ट है। आर्टिकल 25 के अंडर में सिखों को कृपाण धारण करने और उसे रखने का धार्मिक स्वतंत्रता का फंडामेंटल राइट दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, आर्टिकल 25।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, यहाँ पर पूछा गया है जो आर्टिकल 25 है वह इनमें से किससे रिलेटेड है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है, धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड है आर्टिकल 25। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है, और जो हमारा संपत्ति का अधिकार है यह फंडामेंटल राइट नहीं है, यह एक लीगल राइट है जो कि आर्टिकल 300A में दिया गया है। पहले यह फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसे एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300A के अंडर में। तो यहाँ पर हमारा जो हमसे पूछा गया है कि आर्टिकल 25 किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता से रिलेटेड है। इसमें आपको अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है, और सिखों को कृपाण धारण करने और उसे रखने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में जो हिंदू शब्द दिया गया है, तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि आर्टिकल 25 में जो हिंदू शब्द है किसे सम्मिलित नहीं करता। हिंदू शब्द में इनमें से कौन से धर्म, जैसे कि बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को, पारसियों को और सिखों को, इनमें से कौन सा हिंदू शब्द के अंदर में नहीं आता है आर्टिकल 25 के अंडर में? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, पारसियों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द दिया गया है वह पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। हिंदू धर्म में बौद्ध, जैन और सिखों को सम्मिलित किया गया है, लेकिन पारसियों को सम्मिलित नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 क्लोज 2 में सब क्लोज 2 में हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं, लेकिन पारसी इसमें सम्मिलित नहीं है, पारसियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कि जो आर्टिकल 25 है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, वह किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था के, स्वास्थ्य के, सदाचार के और मानववाद के। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, मानववाद। संविधान का आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मानववाद के अधीन में नहीं आता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संविधान के आर्टिकल 25 क्लोज 1 के अनुसार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी कि आप लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, इन सब उपबंधों के अधीन में सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का एक समान अधिकार दिया गया है, लेकिन इसमें मानववाद को शामिल नहीं किया गया है। आर्टिकल 25 में धर्म स्वतंत्रता के अधिकार में मानववाद को शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73। संविधान के आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? यहाँ पर पूछा गया है कि आर्टिकल 26 के अंडर में जो धार्मिक कार्यों के मैनेजमेंट में कुछ चीज़ों पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगाई गई है, तो वह कौन कौन सी बातें हैं? फर्स्ट लोक व्यवस्था, सेकंड राष्ट्रीय सुरक्षा, थर्ड शिक्षा, फोर्थ सदाचार, फिफ्थ स्वास्थ्य और सिक्स्थ धर्मनिरपेक्षता। तो आपको इनमें से बताना है कि किन किन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसमें लोक व्यवस्था,
सदाचार और स्वास्थ्य है, इनके बेस पर आप धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हमें मैच का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 74। इनमें से हमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। एक साइड हमें आर्टिकल दिए गए हैं और एक साइड हमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं कि, और पूछा है इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। यहाँ पर हमें नहीं के बारे में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। ए, आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार का प्रतिबंध, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये बात भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 24 में जो 14 से कम वर्ष के जो एज के बच्चे हैं उन्हें कारखानों में या खानों में काम के लिए नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी, आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के मैनेजमेंट की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 29, ऑप्शन डी, आर्टिकल 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। यहाँ पर हमें यही पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ इनकरेक्ट, ऑप्शन डी गलत है। तो यहाँ पर हमारा देखेंगे कि ऑप्शन डी में किया गया है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये आर्टिकल 29 में नहीं दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार जो है वह आर्टिकल 30 में दिया गया है, ना कि आर्टिकल 29 में, इसलिए हमारा ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। जबकि आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से, आर्टिकल 23 में मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार के प्रतिबंध से, आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, और आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से, और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। जबकि आर्टिकल 31 जो है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित है, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा निरसित कर दिया गया था, और अब इसे एक लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300A के अंडर में। आर्टिकल 31 है वह अब नहीं है, इसे निरसित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 75, यहाँ पर भी हमें मैच करने के लिए दिया गया है कि, और पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्कार का प्रतिषेध है, आर्टिकल 23 में, ये बिल्कुल सही है। बी में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29 के अंडर में, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 जो है उसे फंडामेंटल राइट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट को जो पावर मिलती है वह आर्टिकल 32 के अंडर में मिलती है। ऑप्शन डी, शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यहाँ पर आर्टिकल 31, ये यहाँ पर जो ऑप्शन डी दिया गया है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है वह आर्टिकल 30 के अंडर में दिया गया है, ना कि आर्टिकल 31 में। तो यहाँ पर हमारा जो इनकरेक्टली मैच है वह ऑप्शन डी है। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंडर में अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को
स्थापित कर सकते हैं, उसे चला सकते हैं। इन सब के अधिकारों को प्रोटेक्शन किस आर्टिकल के अंडर में दी गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, आर्टिकल 30। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 के अंडर में अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रदान किया गया है। भारत देश में आप किसी भी वर्ग के अल्पसंख्यक हैं, चाहे भाषा के आधार पर, चाहे धर्म के आधार पर, आपको अपनी पसंद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए, उसे चलाने के लिए आर्टिकल 30 के अंडर में फंडामेंटल राइट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने एवं प्रशासन करने का अधिकार होगा? तो यहाँ पर आर्टिकल 30 के बारे में बात बोली जा रही है। आर्टिकल 30 के अंडर में आप अपनी पसंद के जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, चाहे भाषा के आधार पर हों, चाहे धर्म के आधार पर हों, उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट दिया गया है आर्टिकल 30 के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 78। यहाँ पर एजर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। एजर्शन में बोला गया है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 30 है वह अल्पसंख्यक वर्ग जो शब्द दिया गया है संविधान में उसे परिभाषित नहीं करता है। रीज़न, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। रीज़न में बोला गया है जो भारत का संविधान है वह केवल भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उन्हीं को मान्यता प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा एजर्शन और रीज़न दिया गया है दोनों ही अपने आप में सही है, लेकिन जो रीज़न दिया गया है वह एजर्शन को क्लियरिफाई नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जिसमें बताया गया है कि एजर्शन और रीज़न दोनों सही है, लेकिन जो रीज़न है वह एजर्शन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को एक बार देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 क्लोज 1 में कहा गया है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने और प्रशासन करने का अधिकार होगा। और आर्टिकल 32 क्लोज 2 में बताया गया है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर भेद नहीं करेगा। जो स्टेट है वह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ इस बेस पर भेद नहीं कर सकता कि वह धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को जो अल्पसंख्यक वर्ग शब्द दिया गया है उसे परिभाषित नहीं किया गया, इसलिए राज्य चाहे भाषा के आधार पर हो चाहे धर्म के आधार पर हो, अल्पसंख्यक सभी की एक समान सहायता करेगा, वह कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। तथा इसमें भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान की गई है। इसलिए हमारा जो एजर्शन और रीज़न दिया गया है वह दोनों अपने आप में सही हैं, लेकिन जो रीज़न है वह एजर्शन को क्लियरिफाई नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा गया है कि जो भारत का संविधान है वह इनमें से किसे मान्यता देता है? ए, केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी, धार्मिक और भाषाई दोनों अल्पसंख्यकों को, डी, धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय तीनों अल्पसंख्यकों को। तो जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को दोनों को संविधान में मान्यता दी गई है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है?
यहाँ पर बोला गया है कि इनमें जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, भारत के सभी न्यायालय को, संसद को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को, किसको संविधान के द्वारा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इन्हें लागू करने की शक्ति दी गई है। तो जैसा कि आप सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स, इन सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं इनको संविधान के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को लागू करने की शक्ति दी गई है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो इस केस को भी आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। वस्तुतः संविधान का आर्टिकल 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 के अंडर में और हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 226 के अंदर प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियमों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट्स में दिए गए किसी भी उपबंध की असंगति में है। इसमें बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 26 के इन आर्टिकल्स के अंडर में जो विधानमंडल्स हैं, अगर वो कोई ऐसा कानून पारित करती हैं जो कि संविधान के अनुरूप नहीं है, तो उन्हें वह असंवैधानिक घोषित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 81 मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो फंडामेंटल राइट है इसका संरक्षक, सपोर्टर, प्रोटेक्टर कौन है। फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर कौन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। न्यायपालिका, जो न्यायपालिका है वह फंडामेंटल राइट की संरक्षक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। आर्टिकल 32 के तहत में सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 226 के तहत में हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान करेंगे। तो हमारा जो आर्टिकल 32 है वह सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को यह राइट देता है कि अगर किसी ह्यूमन का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है तो वह उसके उपचार को प्रदान करता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 82 संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा अभी आपने लास्ट में देखा। यहाँ पर पूछा गया है संविधान के जो फंडामेंटल राइट हैं इनका संरक्षक कौन है। तो अभी आपने देखा था। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट को यह राइट दिया गया है कि वह हमारे फंडामेंटल राइट्स का सपोर्ट करेंगे, मतलब उन्हें प्रोटेक्शन देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक एवं भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर और जो भारत का संविधान है इसका अभिभावक माना जाता है। जब भी भारत के संविधान की व्याख्या करनी होती है तो यह सुप्रीम कोर्ट करता है, इसलिए इसे संविधान का अभिभावक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका संरक्षक प्रोटेक्टर कौन माना जाता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सी करेक्ट है। न्यायपालिका को कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जो फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर है, वह
न्यायपालिका है, यानी कि हमारी जो जुडिशरी है वह फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? ए संसद को, बी महान्यायवादी को, सी उच्चतम न्यायालय को और डी राष्ट्रपति को। इन चारों में से किस एक को जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स हैं उनका रक्षक यानी कि प्रोटेक्टर और जो भारत के संविधान का अभिभावक है, तो इनमें से किसे माना जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर और संविधान का अभिभावक माना जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन ए, के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य नहीं थे, समिति के सदस्य थे। तो ये बात बिल्कुल सही है, जो के.एम. मुंशी थे वह संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने वाली जो समिति थी उसके सदस्य थे। बी, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था। इसमें बोला गया है जो भारतीय संविधान था वह भारतीय संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी। इसमें बोला गया है कि एक बलवंत राय मेहता कमेटी थी जिसने अपनी रिपोर्ट 1957 में पेश की और इस रिपोर्ट में पंचायती राज के बारे में बोला गया था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है, इसलिए यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर नहीं के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वह करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्टर होता है वह राष्ट्रपति होता है, जबकि राष्ट्रपति नहीं सुप्रीम कोर्ट होता है। फंडामेंटल राइट का जो प्रोटेक्टर होता है वह सुप्रीम कोर्ट होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मूल अधिकारों की संरक्षक न्यायपालिका है, ना कि राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। फंडामेंटल राइट का सपोर्टर राष्ट्रपति नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट होता है, या कोई भी कोर्ट न्यायपालिका होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल 32 के अंडर में आता है? संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सांविधिक अधिकार और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन बी करेक्ट है। आर्टिकल जो 32 है वह सभी फंडामेंटल राइट को एक लीगैलिटी देता है, यानी कि उनको प्रोटेक्शन देता है। आर्टिकल 32 जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 32 के अंदर में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, मौलिक अधिकार। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत में उच्चतम न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराए जा सकते हैं। अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है तो उसका उपचार सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंडर में करता है। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पर पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन 4 ऑप्शंस में से किसे संविधान की आत्मा कहा है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को, या संपत्ति के अधिकार को, समानता के अधिकार को, या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को? इनमें से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन डी करेक्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे आर्टिकल
32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 के अंडर में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। उनका जो कथन था वह है, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है जिसे बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी और उसमें कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के बिना जो हमारा संविधान है वह शून्य हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यानी कि आर्टिकल 32 के बारे में ये बात कर रहे हैं। यह संविधान की आत्मा है। यहाँ यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संविधान की उद्देशिका को भी संविधान की आत्मा माना गया है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नज़रिए में पूछा गया है, तो यहाँ पर आर्टिकल 32 करेक्ट होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी तथा प्रभावी, सुलभ और संज्ञेय उपचारों की व्यवस्था करना है। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 एसर्शन और रीज़न का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें एसर्शन में बोला गया है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये बात बिल्कुल सही है। रीज़न आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रदान करता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल 32 है वह मौलिक अधिकारों के उपचार का प्रावधान करता है। तो यहाँ पर हमारे एसर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, और जो एसर्शन है और जो रीज़न है वह एसर्शन को जस्टिफाई यानी कि क्लियरिफाई भी करता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें बोला गया है कि एसर्शन तथा रीज़न दोनों सही हैं और एसर्शन का सही स्पष्टीकरण रीज़न है। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी गई है, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, क्योंकि जो आर्टिकल 32 है वह फंडामेंटल राइट के उपचारों का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार रखता है। भारतीय संविधान में कुछ रिट्स के बारे में बताया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि इनमें से किस आर्टिकल के अंडर में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 32 के अंडर में, आर्टिकल 33 के अंडर में, आर्टिकल 132 के अंडर में और आर्टिकल 226 के अंडर में। तो जो सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है वह आर्टिकल 32 के अंडर में दिया गया है। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में बताया गया है आर्टिकल 226, तो ये जो हाई कोर्ट्स होते हैं उन्हें रिट जारी करने का अधिकार होता है आर्टिकल 226 के अंडर में। यहाँ पर हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा गया है, इसलिए हमारा आर्टिकल 32 यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने का जो अधिकार है वह आर्टिकल 32 के अंडर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। इस अनुच्छेद के खंड 2 यानी कि आर्टिकल 32 क्लोज 2 के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न अलग अलग टाइप की रिट, जो कि 5-6 टाइप की होती हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण निकालने की शक्ति है। अनुच्छेद 226 के तहत में उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के संदर्भ में
भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी अन्य प्रयोजन के लिए विभिन्न रिट निकालने का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि जो यहाँ पर हमें रिट दी गई हैं, जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध, इनमें से किस एक रिट के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। किस एक रिट को व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण को स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है। यहाँ पर जो रिट्स दी गई हैं इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत में उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार की रिट यानी कि प्रलेख जारी करने की शक्ति प्राप्त है। फर्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सेकंड, परम आदेश, थर्ड, प्रतिषेध, फोर्थ, उत्प्रेक्षण और फिफ्थ, अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे के द्वारा हिरासत में रखा गया है। इसके द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वह बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे। आगे के नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें हम इन रिट्स के बारे में डिटेल से एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।